हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सुपर डुपर 120 करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ। आज बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और कल से 3 वीडियो आएंगे। जो भी एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मौका है। इतनी सारी वैकेंसी यानी क्योंकि 2020-2021 में बहुत कम सीट थी और अब आने वाले समय में भी इतने ज़्यादा सीट आना मुश्किल है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना, अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग भी अभी तक नहीं सक्रिय हुए हैं वो सक्रिय हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये S35 है। एस सीरीज़ का हमारा ये 35वां भाग है। इसके 34 वीडियो हम कर चुके हैं। 34 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो अपने आप में एक यूनिक है। जो भी आप लोग को समस्या आ रही है, बहुत सारे लोगों के मैंने सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जहाँ तक होता है जवाब भी देती हूँ। आप लोगों को यूनिट 6 में, यूनिट 5 में और 1919 का अधिनियम तो मैंने जितना डीपली हो सकता था वो सब करवा दिया है। एस सीरीज़ में देख लीजिएगा। उसके बाद 1935 का अधिनियम मैं नेक्स्ट वीडियो में, संविधान सभा का वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और जितने भी करंट अफेयर्स से टॉपिक बनते हैं वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कवर करवा दूँगी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया। ये अभी के ओलंपिक के लिए नहीं किया, ये 2024 के ओलंपिक के लिए किया। जो 2020 में हुआ उसका ओलंपिक का नहीं है, ये 2024 के ओलंपिक के लिए है। और ये जो 2024 के ओलंपिक और जो पैरालंपिक होंगे वो किस शहर में आयोजित होंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक, ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर क्या है। सबसे पहले शुभंकर क्या है, फ्रिजियन कैप। ये याद रखिएगा, शुभंकर हो पहले ही जारी हो जाता है। तो जो 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं उसका शुभंकर जारी हो गया है, उसका शुभंकर है फ्रिजियन कैप। और इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अभी ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसका शुभंकर क्या था। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। नहीं पता है तो गूगल करिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि 2020 का जो ओलंपिक हुआ है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका लोगो क्या था, उसका शुभंकर क्या था, वो बताइएगा। 2024 ओलंपिक किस शहर में होंगे, तो वो होंगे पेरिस में। कहाँ होंगे 2024 के ओलंपिक, पेरिस में होंगे, याद रखिएगा। उसके अगले वाले लॉस एंजल्स में होंगे। तो 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर के रूप में फ्रेजियन कैप का अनावरण किया है। ये लाल टोपियां होती हैं जो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक है। चूँकि अभी पेरिस में हो रहा है, फ्रांस की कैपिटल में हो रहा है, तो फ्रांस की ही क्रांति, स्वतंत्रता का जो प्रतीक थी, उन्हीं को ही उन्होंने शुभंकर बनाया है। दूसरा है, 28 दिसंबर 2022 को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया। ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है और यूनिट 10 का भी है। इसके पहले सुरेश एन पटेल थे, जिनको उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उनकी जगह पे सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। सुरेश एन पटेल पहले थे, उनकी जगह पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। 28 दिसंबर 2022 को इन्होंने कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। तो याद रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और अभी फिलहाल ये कार्यवाहक हैं। इसके पहले ये असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, जो 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद ये परमानेंट अपना ले लेंगे। एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है। तो अंडर 17 शटलर बन गई हैं पलक अरोड़ा। कौन बन गई हैं, अंडर 17 शटलर। याद रखिएगा, पलक अरोड़ा कौन है, किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं पलक अरोड़ा। अगला है, टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। किसको, वोलोदिमीर जेलेंस्की को किया गया। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति थे और इनको नामांकित किया है। अगला है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडियन ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित हुआ था। इंडियन ग्लोबल फोरम हुआ था दुबई में आयोजित। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन ग्लोबल फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इंडियन ग्लोबल फोरम दुबई में आयोजित हुआ है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसमें भाग लिया। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम हुआ है उसमें हमारे भारत से किसने भाग लिया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने भाग लिया है।
अगला है नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया। हॉकी विश्व कप हमारे भारत में हुआ था और इसका अनावरण किसने किया था। खेल मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर, इन्होंने ही हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया था। अगला है फीफा विश्व कप। ये फीफा से तो एक क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है क्योंकि ये अभी रिसेंट ही हुए हैं गेम। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ था। तो फीफा 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हराया है। तो कहाँ पे आयोजित, और ये भी पूछ सकते हैं कतर में कहाँ पर हुआ था, किस स्टेडियम में हुआ था। तो कतर में अलखोर एक जगह है, उस अलखोर के अल बयात स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था। कतर के अलखोर के अल बयात स्टेडियम में। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे हुआ था। अलखोर के अल बयात स्टेडियम में। और पहला मैच किसके बीच खेला गया था, ये भी पूछ सकते हैं। तो पहला मैच खेला गया था कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया था। विश्व कप का आयोजन कब से कब तक हुआ था। 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ये हुआ था। आपसे ये पूछेंगे कि जो ये विश्व कप, ये जो 22वां विश्व कप हो रहा था फीफा का, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था और जस्ट दुगने मैच हुए थे। 32 दूनी 64, तो 32 टीमों ने भाग लिया था और 64 मैच हुए थे। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, पूरे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पुरुषों के फीफा विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी है। तो पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में मेल ही रहते हैं जो रेफरी होती हैं, लेकिन इसमें पहली महिला रेफरी बनी है। और ये रेफरी कौन है, ये है स्टेफनी फ्रापार्ट जो हैं पुरुषों के फीफा कप में पहली महिला रेफरी बनी है, स्टेफनी फ्रापार्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बना, जिसने लगातार 5 फीफा कप में स्कोर किया है। वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाली ये प्लेयर हैं और इनका नाम सभी ने सुना होगा। बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहते हैं और ये बहुत अच्छा मैच खेलते हैं और इन्होंने 5 फीफा विश्व कप में स्कोर किया है और ये करने वाले ऐसे पहले पुरुष खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा अभी उन्होंने ये 5 उपलब्धि कब हासिल करी, 25 नवंबर 2022 को जब ही विश्व कप चल रहा था तो उन्होंने कतर का जो पहला मैच था, पुर्तगाल के पहले मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। उन्होंने अपने देश के लिए 118वां गोल किया। ये उनका कौन सा था, 118वां गोल था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं और वे विश्व कप में पुर्तगाल के लिए रिकॉर्ड 18 बार खेल चुके हैं। 18 बार ये खेल चुके हैं और लगातार 5 बार स्कोर करने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है हाल ही में किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो अभी मैंने आपको बताया अर्जेंटीना ने जीता है और 36 साल बाद इन्होंने ये तीसरा विश्व कप जीता है। उसके पहले ये 2 और जीत चुके थे, तो ये तीसरी बार है अर्जेंटीना का, लेकिन ये इन्होंने 36 साल बाद जीता है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 से हराया है। आपसे पूछें गोल्डन बॉल का पुरस्कार फीफा विश्व कप में किसे मिला है, तो गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है लियोनस मेसी को। किसको मिला है, लियोनस मेसी को मिला है। इसकी और उन्हें ये पुरस्कार लियोनस मेसी को 2014 में भी मिला था। इसके अलावा ये फैक्ट भी पढ़ लो। आपसे पूछेंगे कि गोल्डन बूट किसे मिला है। देखो ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में होते हैं ऐसे यहाँ पे गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट होता है। जैसे कि वहाँ पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज विकेट लेता है, उनको अलग मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट इस प्रकार के अवार्ड रहते हैं। गोल्डन बॉल मिला है लियोनस मेसी को और 8 गोल के साथ किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला है। गोल्डन बॉल किसको मिला है, लियोनस मेसी को। गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बापे को। गोल्डन बूट क्यों मिला है, इन्होंने 8 गोल किए थे इसलिए। इसके अलावा एंजो फर्नांडीज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। एंजो फर्नांडीज यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। इसके बाद गोल कीपर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। गोल कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का किसको मिला है, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। ये पूरे ही फैक्ट याद रखिएगा। गोल्डन बॉल लियोनस मेसी, गोल्डन बूट याद रखिएगा एम्बापे को मिला है, यंग प्लेयर एंजो फर्नांडीज है और गोल कीपर है एमिलियानो मार्टिनेज। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में, ये फीफा की बात नहीं चल रही है, ये फुटबॉल क्लब की बात चल रही है।
फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने की फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई। तो फुटबॉल क्लब का जो विश्व कप है वो कहाँ पर होगा, वो मोरक्को में होगा। 2023 हो भी चुका है 2023 में, तो 2023 में फरवरी में कहाँ पे हुआ, ये मोरक्को में हुआ। और ये भी पूछ सकते हैं कौन फुटबॉल क्लब अधिकतम बार जीता है। तो स्पेन का जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है वो अधिकतम 4 बार कप जीता है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 28 मार्च से 8 अप्रैल 2023 तक किस शहर में हुई। तो ये हुई है दिल्ली में। 36वीं एशियाई कुश्ती, याद रखिएगा ये एशियाई है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप नहीं है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, नई दिल्ली में हुई है। ये क्या होगा, पहलवानों को रैंकिंग निर्धारित करेगा, तो जिससे कि जो रैंकिंग मिल जाएगी तो सर्बिया में फिर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होना है सितंबर में, तो वहाँ यहाँ पर जो सबसे अच्छा स्कोर पाएगा वही वहाँ पे जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल मालदीव और लिथुआनिया में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया। 11 दिसंबर को। यूजीसी ने बोला है कि 11 दिसंबर को हर साल भारतीय दिवस मनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी। नाम पूरा याद रखना, G20 बैठक नहीं है, G20 शेरपा बैठक है। तो G20 जो शेरपा बैठक है वो कहाँ पे हुई है, वो उदयपुर में हुई है। कहाँ पे, उदयपुर में हुई है। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक G20 शेरपा की बैठक उदयपुर में हुई। अभी जो G20 की जो बैठक है अभी इस साल 2023 की लगभग 200 बैठकें हमारे भारत में होंगी, जिसमें से 8 मध्य प्रदेश में होंगी। अगला है, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। संयुक्त राष्ट्र जाके महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाके किसने किया है, एस जयशंकर ने किया है। अगला है, कौन से देश ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। अभी मैंने बताया है किसने की है, भारत ने की है। जो 1 साल तक पूरी अध्यक्षता भारत में ही होंगी। लगभग 32 क्षेत्रों में 200 बैठकें ये आयोजित करेगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना है। तो शरद कमल अचंता को चुना है और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अवनी लेखरा को, क्योंकि इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते थे। पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीते थे, 2 पदक इन्होंने जीते थे। तो ये याद रखिएगा किसको मिला है, अवनी लेखरा को मिला है। ये पैरा ओलंपियन है और ये राइफल शूटर है, ये भी याद रखिएगा क्या है, ये राइफल शूटर है। और ये इनको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है, गोल्डन गर्ल इनको भी बोला जाता है। और जयपुर की ये हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 लगातार मेडल जीते हैं, याद रखिएगा अवनी लेखरा ने। इसके अलावा श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना है। श्रेय कादियान को, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और अगर आपने इस पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे हाई लिख कर भेजिएगा, जिससे आपको मेरे स्टेटस के थ्रू भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगी तो वो आपको मेरे स्टेटस के द्वारा ही याद हो जाएं। तो 6260190944 पर मुझे व्हाट्सअप करके हाई लिख कर भेज दीजिएगा, सेव इट भेज दीजिएगा और अपना नाम भेज दीजिएगा, तो आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी।
अगला है टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात के किस शहर में C-295 परिवहन विमान बनाने की घोषणा की है। तो C-295 परिवहन विभाग बनेगा बड़ोदरा में। कहाँ बनेगा? बड़ोदरा में बनेगा। ये टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी करी है भारतीय वायुसेना के लिए, मतलब वायुसेना के लिए यहाँ पर विमान बनेंगे। इस तरह की ये पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अनुबंध के हिस्से के रूप में 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और 40 भारत में बनाए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023 में। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजियन शहर नाड़ी में आयोजित हुआ था और एस जयशंकर ने इस जो सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया भारत से। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 टूर्नामेंट जीता है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। सुल्तान जोहर कप किसका है? हॉकी का है और भारत ने तीसरी बार ये जीता है। इसके पहले 2013 और 2014 में जीता था। भारत के सुदीप चिर्माको को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुदीप चिर्माको कौन है, किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा हॉकी से संबंधित हैं। अगला है किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के साथ एक समझौता करके ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड, ये MPPSC की प्री की बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। इसमें 1500 क्वेश्चन है और इसमें 22 FLT हैं, मतलब 2200 सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और 300 करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स के हैं। मतलब 3 टेस्ट आपके पूरा फुल लेंथ टेस्ट है। आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक साथ आपको टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 220-21 पेजेस की ये आपकी PDF रहेगी और इसकी आपकी हार्ड कॉपी, आप इसको PDF लेकर आप इसकी हार्ड कॉपी करा के बाइंडिंग करा के और अपने घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप ये 2500 प्रश्न निपटा सकते हैं। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में बनेंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399 और हार्ड कॉपी की प्राइस 999 है। जो भी आप लेना चाहो, सॉफ्ट आप लेकर आप खुद भी कॉपी करा सकते हो या आप हार्ड हमसे मंगवाना चाहें तो 7 से 8 वर्किंग डेज में आप हमसे भी इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व जरूर कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला है किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? जितने भी ये फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PSC भी इस तरह के क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। इकट्ठे इनको जितने भी ग्रांड प्रिक्स रहे होंगे फार्मूला 1 रेसिंग के, जितने भी हुए होंगे उनमें जो भी जीता होगा वो सब में एक वीडियो ला के आपको कवर करवा दूंगी। तो किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। और इन्होंने इसमें मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर रहे हैं और फरारी के चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? उच्च जोखिम वाले शामिल किसको कर लिया है? म्यांमार को कर लिया है। इसके पहले म्यांमार नहीं था और म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों के कारण इस सूची में जोड़ा गया है। इसके पहले इन देशों में उत्तर कोरिया और ईरान को इस सूची में शामिल किया गया था, मतलब ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया और ईरान को शामिल किया गया था। अगला है US स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये कहाँ का सम्मान है। पाइन जहाँ पे आ जाए, पाइन समझ लो वो US स्टेट का सम्मान है। पाइन जहाँ पे आ जाए, पाइन कहाँ का है? US स्टेट का सम्मान है और इसको स्वदेश चटर्जी ने जीता है। कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये तीसरा T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत में हुआ है।
किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना है? आईसीआईसीआई बैंक के जो निदेशक चुने गए हैं संदीप बख्शी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वानिकी पर 7वीं एशियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की से अध्यक्षता की। एशियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जो एशियान कंट्री है, जिसको आसियान कंट्री बोलते हैं हिंदी में, आसियान, तो ये आसियान की जो मुख्यालय है ये है जकार्ता में। कहाँ पे है? आसियान। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनकी स्थापना, हेडक्वार्टर और इनके सदस्य देश कितने हैं ये सभी आपको मतलब याद करना, और इनका समिट कहाँ कहाँ पे हुआ है ये आपको पूरा याद करना है। और आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। वर्तमान में इसमें 28 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? इसके 28 सदस्य हैं। और इसके 7 लक्ष्य हैं। 7 लक्ष्य हैं इसके, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, आसियान में 10 देश हैं, 28 देश नहीं है, 10। आसियान में 10 देश हैं और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कंबोडिया कर रहा है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। और अभी जो अध्यक्षता कर रहा है वो उसका कौन कर रहा है? कंबोडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कितने सदस्य देश हैं इसके 10 सदस्य देश हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछें कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कब हुई थी आसियान की स्थापना? 8 अगस्त 1967 में हुई थी। 8 अगस्त 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। और अगर ये ऑप्शन नहीं आए अध्यक्षता वाले, और आपसे नॉर्मली आपसे पूछें कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में इसका मुख्यालय है। ये अध्यक्षता का है और बैंकॉक थाईलैंड इसका मेन हेडक्वार्टर है। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज मिला? सखारोव जो प्राइज है वो यूक्रेन को मिला है। और ये ध्यान रखो, ये पूछ सकते हैं यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान क्या है? तो यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान है सखारोव प्राइज। और ये सखारोव प्राइज किसको मिला है? यूक्रेन का। दोनों फैक्ट इसके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 150 डेज चैलेंज में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना श्रेणी में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में किसको चुना गया है? तो विशेष दूत के रूप में चुना गया है केपी अश्विनी को। और ये केपी अश्विनी जो है कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान है, और इसलिए इनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? केपी अश्विनी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय पहलवान है अमन सेहरावत। ये अंडर 20 में है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखिएगा। फ्रेंड ये देखिए, इस प्रकार की टेस्ट सीरीज हो जाएंगी। ये मेरा MPPSC मेंस का पैकेज है। हैंड रिटन और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स हैं, और आपको प्री के बाद मेंस देना होगा तो आप हमारे मेंस के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। टोटल इसमें 44 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप साथ में प्री के नोट्स भी मंगाते हैं तो 11 बुकलेट मिलती हैं। इस तरह से टोटल 15 बुकलेट मिलती हैं। 44 बुकलेट में 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 32 बुकलेट मिलती हैं 5 नंबर और 11 नंबर की। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी आपको दिए जाते हैं, तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिला होगा, ग्रुप में लगातार मैं तैयारी करवा रही हूँ, लगातार एक से बढ़कर एक क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ। जिन्होंने प्री का ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह की ये बुकलेट, इस तरह का बॉक्स आपको आपके पास जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।